जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 11 जनवरी यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 4 महीने और 25 दिन बाकी हैं। तो करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या, उसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, उसके गुजरात रीजन में ये अपर डिवीजन क्लर्क की 136 जॉब्स, फिर मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस की 127 जॉब्स, स्टेनोग्राफर की 6 वगैरह हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड 15 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा और 15 फरवरी तक में सबमिट करना है। देखते हैं समाचार। अब एक तो वो प्राइम मिनिस्टर पंजाब में गए थे और सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला। ये वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, लेट सम फाइनल वर्डिक्ट कम। ऐसा एक और नया ड्रामा चल रहा है। ये साउथ इंडियन से एक्टर सिद्धार्थ ने वो स्पोर्ट्स पर्सन साइना नेहवाल के खिलाफ कुछ ट्विटर पे सेक्सिस्ट ट्वीट्स किए, तो उसका अकाउंट अब ब्लॉक कर दिया जाए कि नहीं, ऐसा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने कुछ लिखा है। वो भी कुछ फाइनल जजमेंट आने तो देखते हैं। पॉलिटी, अब उसमें एक आर्टिकल 253 वो क्या बोलता है कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ है उसको भारत में सीधा लागू नहीं कर सकते, उससे पहले पार्लियामेंट ने उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी को भारत में क्रियान्वित करने के लिए दे विल हैव टू मेक अ लॉ। यानी कि भारत में प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिज्म है। ड्यूअलिज्म मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून अलग तरफ और अपने कानून अलग तरफ। जब हम अपने लॉज में चेंजेस करेंगे तभी वो इंटरनेशनल चीज़ भारत में लागू होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, एक इंटरनेशनल लॉ है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट ऐसा कहता है कि मान लीजिए ये रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार छोड़ के भारत आए हों, तो इंडिया ने उनको वापस म्यांमार नहीं भेजना चाहिए अगर उनकी जान को वहाँ खतरा हो। तो ऐसा ये नॉन रिफॉल्वमेंट या गैर शोधन का सिद्धांत है कि किसी देश ने शरणार्थी को वापस नहीं करना चाहिए अगर उसके वतन में उसको जान की जोखिम हो। तो लेकिन फिर भी भारत सरकार रोहिंग्या रेफ्यूजी को वापस म्यांमार भेजने की पूरी प्रोसेस चला रही है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुआ था कि इनको मत भेजिए, उनकी जान को खतरा है वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसको नहीं रोका और मतलब कि चलने दिया कि हाँ उनको वापस भेजते रहो म्यांमार। यानी सुप्रीम कोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत है नॉन रिफॉल्वमेंट उसको नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा ड्यूअलिज्म के हिसाब से पार्लियामेंट में जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बने जिसमें ऐसा सब लिखे नहीं तो मानना ज़रूरी नहीं है। अब इस पर ये पार्लियामेंट की एक कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स उसने सब रिपोर्ट बनाए और कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे इंटरनेशनल लॉ भारत में होने चाहिए कि नहीं, उस पर स्पष्ट रूप से कोई कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसा इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ऐसी सब डायलेमास दुविधा न हो। फिर सीधा बढ़ते हैं पेज 1 2 3 4 5, इधर उधर की बातें थी। पेज 10 9 एंड 10 कॉलम्स, अब कॉलम्स बहुत सारे थे, अपन वही पुरानी सब घिसी पिटी बातें। नया जानने के लिए सी राजा मोहन और उसने इंटरनेशनल रिलेशन में ये रशिया और यूरेशिया के बारे में कुछ लिखा। कुल मिलाकर बात यह है बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सब जगह पर कुछ ना कुछ प्रचंड धमाल चलती रहती है। बेलारूस में क्या वो रेफ्यूजीज आ रहे थे और यूरोप की तरफ जा रहे थे और उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। यूक्रेन में क्या धमाल चलती है, रशिया ने उसका क्रीमिया रीजन अपने कब्जे में कर लिया। कजाकिस्तान में क्या प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि वहाँ एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए और पब्लिक उसका प्रदर्शन कर रही है, रशिया से मिलिट्री भेजनी पड़ी। तो राजा मोहन ने इसके सब कारण बताए। तो कुल मिलाकर जानने लायक क्या है, ये जो यूएसएसआर सोवियत संघ जो पतन हुआ 90s में, उसके बाद ये जितने भी कंट्रीज थे वहाँ पर डेमोक्रेसी की कोशिश तो हुई, लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादातर तो वो तानाशाहों का ही वहाँ पर राज चलता है। वो नूर सुल्तान, नजरबाyev और ऐसे सब लोग हैं। इन सभी देश में क्रूड ऑयल, यूरेनियम, नेचुरल गैस, ये सब की बहुत सारी ऊर्जा खनिज है, लेकिन उसका फ़ायदा सभी को नहीं मिला। कुछ गिने चुने अमीर लोगों के पास सारी संपत्ति उनके कब्जे में, जैसे कि जो भी होंगे उनके अदानी टाइप लोग। तो अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, समाज में आक्रोश और आंदोलन चल रहा है। फिर ये जो यूरोपियन यूनियन है या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और ये यूरेशियन कंट्रीज़ में कुछ शांति और खुशहाली हो, लेकिन वो ऐसा कुछ करते नहीं, मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। उनको जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ठीक लगे, तो ऐसे शरणार्थियों की, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, एनर्जी क्राइसिस, वो या तो चुप रहते हैं या ऐसी कोई पोजीशन लेते हैं जिससे उनको तो फ़ायदा हो लेकिन ये सब देशों में परमानेंट स्टेबिलिटी ना आती। उसके अलावा रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच भी जो आपस में टकराव चलता है, इकोनॉमिक उनके प्रॉब्लम जो चलते हो और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो चलते हो, मिलिट्री डिप्लॉय किया, यूक्रेन पर किसका अधिकार रहे, रशिया की गैस पाइपलाइन या यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को
कौन चलाएगा वगैरह। तो इसमें ये जो भी यूक्रेन और बेलारूस ये सब कठपुतलियाँ बन चुकी हैं और वहाँ असल में पावर प्ले रशिया और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कर रहा है। एनीवेज, अपना मेंस में मुद्दा है यूपीएससी मेंस पेपर 2, इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो क्या भारत को फ़र्क पड़ता है? ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब देश के साथ हम सब एनर्जी, गैस, यूरेनियम वाली सब पाइपलाइन हमको बिछानी है, तो वहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए। हमने अपना जो सामान बनाया, मान लीजिए बजाज स्कूटर, तो अमेरिका में तो कोई नहीं खरीदे, लेकिन कजाकिस्तान के लिए तो वो हीरो होंडा बराबर ही है। तो वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, मिडिल क्लास होगा जिसको गाड़ियाँ खरीदनी होंगी। फिर वहाँ पर से हम लोग टाइप करके यूरोपियन यूनियन तक अपने टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, डायमंड वगैरह चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी एक सप्लाई चेन बन सकती है। इसलिए और लास्ट में ये अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ भी अगर पीस प्रॉस्पेरिटी चाहिए पूरे रीजन में, तो ये सब देशों के साथ अपनी दोस्ती जरूरी है। इसलिए ये सभी देशों में शांति और सलामती रहे, ये इंडिया के इंटरेस्ट में है। फिर एक्सप्लेन सीरीज में वो बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज देंगे। अब उसमें जो ही कोविशील्ड या कोवैक्सीन दिया होगा वही उसको वापस देंगे। तीसरा डोज मिक्सिंग नहीं करेंगे कि फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन का दे दो। उसके दो कारण, एक तो सरकार को कुछ उसमें रिस्क लगता है, हेल्थ का रिस्क, और दूसरा पैसों के हिसाब से भी आप सोचो कि ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन 200-500 रुपये की चीज़ होगी, फाइजर, जॉनसन जॉनसन वो तो सब 1500-3000 के डोज होंगे, तो जम नहीं रहा है। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज है वीर बाल दिवस, जो दिसंबर 26 को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बेटे थे उसमें से 2 लड़ाई में शहीद हुए, और जो 2 सबसे छोटे बेटे थे उनको मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना किया था। तो उनकी वो शहादत के लिए इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसकी सब एक्सप्लेन सीरीज दी है, उसकी मैंने समरी बनाई। इकोनॉमी में कुछ भी एक पैसे का काम का नहीं था। बॉन्ड यील्ड कम ज़्यादा हुई और यूएस ट्रेजरी, वो सब वही पुराना चलता रहता है। कुछ अगर बहुत जाने लायक चीज़ होगा तो Win22 सीरीज आफ्टर बजट इकोनॉमिक सर्वे उसमें देखेंगे। फिर दूसरा आज मामला आया है कि WTO में ये शिकायत गई है कि चाइना इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। तो वो हम कुछ दिन पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 जनवरी को, कि चाइना कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझको इंडियन आइडल बना दो। तो इंडिया कहता है तुम तो अब डेवलपिंग कंट्री हो ही नहीं, तुम तो अपर मिडिल इनकम कंट्री हो। वो पूरी मामला हम देख चुके हैं। वीडियो नहीं देखा तो मैं इधर कार्ड वो लगा दूंगा, उससे आप लिंक पे क्लिक कर सकें। दूसरा चल रहा है कि एंकर इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, पेटीएम के शेयर गिर रहे हैं, वो तो रोज का है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चीज़ क्या है वो मैं Win21 सीरीज के अंदर पढ़ा चुका हूँ, परहैप्स इन पिलर 4 भी देख लेना। अब वो तो हर एक सेक्टर में 5-5 कंपनियों को सरकार बोले कि अच्छा तुमको ये स्कीम में हम सिलेक्ट करते हैं, तुमको प्रोडक्शन और सेल्स के हिसाब से सब्सिडी देंगे, तो रोज़ न्यूज़ आए तो हम रोज़ पढ़ने नहीं बैठेंगे। पर्सन इन न्यूज़ और अवार्ड्स में ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड और वो फिजिकल इवेंट नहीं हुई क्योंकि हॉलीवुड ने बॉयकॉट किया था, सोशल मीडिया में ही अनाउंस कर दिया। तो किन किन को क्या क्या अवार्ड मिले वो सब दिया है, नॉन IAS एग्जाम के लिए देख लेना। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।